हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। केमिस्ट्री का है ये चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है और किस तरह के क्या ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए जल्दी से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि आगे चल के यही जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, अगर हमें 11th में साइंस लेनी है तो पूरा का पूरा जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे आप, वो सारे किस पे बेस है? कार्बन पे बेस है। मतलब हर एक के अंदर आप कार्बन के बारे में देखेंगे, कार्बन उस स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, कार्बन है क्या? कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। एक क्या है? ये एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6 किया होगा आपने, 9th में लर्न किया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। कितना नंबर है कार्बन का? एटॉमिक नंबर 6। अब हमें पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर हमने 6 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, वो कार्बन के अंदर दोनों के दोनों क्या है? 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। तो चाहे प्रोटॉन्स के नंबर बोल दीजिए 6, जो कि एटॉमिक नंबर है कार्बन का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी कितने हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी 6 ही हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है। पता चल गया होगा हमें यहाँ तक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर के अंदर क्या काउंट होता है? हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर। किसके नंबर? प्रोटॉन्स और किसके नंबर जोड़ दें हम? न्यूट्रॉन्स के नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मास नंबर। तो मास नंबर है कार्बन का, वो कितना है? कार्बन का मास नंबर है 12। कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। तो कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। और टोटल मास नंबर कितना आ गया हमारे पास? दोनों को ऐड करने के बाद 12 आ गया है। तो हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता चल गया है, कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। किसका स्ट्रक्चर? कार्बन का। कैसा स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये है हमारे पास सेंटर। सेंटर के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको हम बोलते हैं, इस सेंटर को न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेंटर को न्यूक्लियस। क्या क्या नजर आ रहा हमें यहाँ पे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब उसके बाद कितने शेल्स होते हैं कार्बन के अंदर? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसके अंदर कितने शेल्स होंगे? 2 शेल। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। और एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 6। तो जो के शेल है, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए, रेड पेन से दिखा देते हैं हम यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये कौन सा शेल है? के शेल। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको लिख दीजिए, ये है के शेल। और ये शेल कौन सा है? एल शेल। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए, 1 2 3 और 4। ये हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे? जो हमारे पास एलिमेंट कार्बन है, इसका हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो इसमें देखिए क्या है? सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे क्या लाई करता है? मास ऑफ द एटम। न्यूक्लियस पे क्या लाई करता है? मास। और मास होता क्या है हमारा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम। तो हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर घूमते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं इनको हम, शेल्स भी बोल सकते हैं। कितने ऑर्बिट है कार्बन के अंदर? 2 ऑर्बिट है, के ऑर्बिट और एल ऑर्बिट। अब हम बात करेंगे जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है, उससे हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं उससे हम? इसकी हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो भी हमारा सबसे बाहर वाला शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? एल शेल। और एल शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंसी होती है कार्बन की, वो भी कितनी होगी? 4 होगी। ये आपने 9th क्लास में किया होगा, ऑक्टेट रूल। बाहर वाले शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन या फिर लेना या फिर शेयरिंग
करना, कितने इलेक्ट्रॉन्स को कर सकता है कार्बन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए जो वैलेंसी है कार्बन की वो वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है। अब देखिए ये तो हमने इसके बारे में कर लिया जनरली कि हमारा जो एलिमेंट है कार्बन, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो मेन काम है हमारा इस चैप्टर में वो यहाँ से है, इसकी वैलेंसी से है। क्योंकि वैलेंसी की वजह से कार्बन क्या करता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है बाकी सभी एलिमेंट से। क्योंकि क्या कर सकता है, ये किसी भी 4 एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है जिसकी एक वैलेंसी हो, या फिर अपने जैसे कई सारे कार्बन एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये एलिमेंट सबसे यूनिक एलिमेंट है। और इसीलिए इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया गया है इसके अंदर 10th क्लास के अंदर। और जो आप 11th क्लास में करोगे तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इसी के ऊपर बेस है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो कार्बन है वो हमारे नेचर में कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस चीज़ के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो देखिए कार्बन हमारा बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लिखा हुआ ना कार्बन एंड कंपाउंड, ये बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो कहाँ 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 कार्बन प्रेजेंट होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम हैं या फिर प्लांट्स हैं या बाकी एनिमल्स हैं या फिर हमारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाएगा। पहले तो हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन हम सब हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हर एक की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। जो हम खाना खाते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला है, लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ कार्बन। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं, कार्बन, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने दूसरा क्या बात की है, जो भी हमारा फ्यूल है, मोस्टली जो हमारे फ्यूल होते हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, गैसोलीन है। तो जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, ज़्यादातर फ्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। हर एक फ्यूल की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, क्या किसकी बात की जा रही है, ऑलमोस्ट, मतलब जो अधिकतर हमारे फ्यूल हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है, किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, ये बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। नेक्स्ट, जितना भी हम फूड वगैरह खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर, या फिर जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अंदर भी क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हमारे फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। जैसे कि आपको पता होगा प्लांट अपना जो फूड सिंथेसाइज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी फूड वो बनाते हैं या फूड वो खाते हैं, उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं या फिर हम जो कपड़े यूज़ करते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स हम यूज़ करते हैं, जो सेलुलोज हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी बहुत कम आप बोल सकते हो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। अधिकतर हमारे कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। आप पॉलीथीन यूज़ करते हो तो पॉलीथीन भी किससे बना होता है, कार्बन से। पॉलीथीन भी क्या है आपका, पॉलीथीन भी एक आपका कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है आपका, कार्बन कंपाउंड है। जो पॉलीबैग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, वो भी किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन से। टेरिलीन जो कि कपड़ा है हमारा, ये भी क्या है, ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो हम कार्बन्स के यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, डेटोल हो गया, ये जो भी डिसइंफेक्टेंट है हमारे, मेडिसिन्स हो गई, या फिर जो हम सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। जो हम सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी क्लींजिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, इन सब के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कंपाउंड हैं वो इसी का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, कार्बन की, जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए क्या है कार्बन की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, डेट इज टेट्रा कोवैलेंसी।
कोई भी दूसरा जो हमारा कंपाउंड है या दूसरा जो एलिमेंट है वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वाई इज कार्बन सो यूनिक, जो कार्बन है वो इतना यूनिक क्यों है, इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं, या फिर वाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन क्यों करता है, सो मैनी कंपाउंड्स, इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कार्बन क्यों करता है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप इस टॉपिक को, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक तो जो हमने किया वो जर्नल था कार्बन के बारे में, अभी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा हमने टेट्रा कोवैलेंट कंपाउंड्स। कार्बन क्या बनाता है, टेट्रा कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है, मतलब टेट्रा कोवैलेंसी प्रॉपर्टी है इसकी, टेट्रा कोवैलेंसी। अब क्या होता है टेट्रा कोवैलेंसी, बात करेंगे इसके ऊपर हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। देखिए जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है टेट्रा कोवैलेंसी, उसको जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट्स है जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, उसमें से ओनली कार्बन इस प्रॉपर्टी को शो करता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी बाकी और एलिमेंट भी शो करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन शो करता है, लेकिन जो टेट्रा कोवैलेंसी प्रॉपर्टी है उसको कौन शो करता है, ओनली कार्बन एलिमेंट। और आपको सरप्राइज होगा यहाँ पे जानने में कि जितने भी हमारे कंपाउंड्स कार्बन से बने हुए हैं, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, जितने भी हमारे कंपाउंड किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। और बाकी जितने हमारे दूसरे एलिमेंट्स, जो 117 एलिमेंट्स बचे हैं, एक एलिमेंट तो हो गया हमारा कार्बन, और बाकी जो 117 एलिमेंट्स बचे हैं, इनसे जो मिलके बने हुए कंपाउंड्स हैं, उनके नंबर क्या होंगे, कम होंगे। किसके कंपेयर में, कार्बन कंपाउंड्स के कंपेयर में। मतलब एक सिंगल एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड बना सकता है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा कोवैलेंसी, जिसकी वजह से ये बाकी जितने भी दूसरे एलिमेंट्स जो कंपाउंड बने हुए हैं उनके कंपेयर में इसके नंबर्स क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के नंबर ज्यादा। और बाकी जो दूसरे एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो इनसे बनने वाले कंपाउंड्स के नंबर हैं वो कार्बन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए ये कार्बन इतना यूनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये इतने कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। टेट्रा कोवैलेंसी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है हमने कैटिनेशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स का नाम सुना होगा आपने, जैसे कि पॉलीथीन, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं वो क्या है, एक पॉलीमर ही है। डिटेल में बात करेंगे अभी इसके बारे में हम। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है आइसोमराइजेशन, आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, देखिए क्या लिखी हुई है, टेट्रा कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा कोवैलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है आपको यहाँ पे, कैटिनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम ध्यान से अभी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेट्रा कोवैलेंसी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रा कोवैलेंसी। अब देखो इसका क्या मतलब है, टेट्रा का मतलब होता है 4, कोवैलेंसी का मतलब है कैसे कंपाउंड बनाएगा ये, कोवलेंट कंपाउंड। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाता है ये, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। वैलेंसी कितनी है कार्बन की, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा कोवैलेंसी। देखो ध्यान से समझिए, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का अगर हम शेल का डिस्ट्रीब्यूशन शो करें तो 2 है और 4 है। कार्बन क्या करता है, कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एलिमेंट्स के बीच में किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इससे पहले आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा। पहले आयनिक कंपाउंड देखिए क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जैसे कि NaCl लिख लिया हमने, जहां पे एक एलिमेंट तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक देगा तो दूसरा क्या करेगा, ले लेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे कि क्या होता है, सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, और जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हट जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसा एलिमेंट बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये आयन हमारे पास। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो जो हमारा ये आयन बनेगा क्लोराइड आयन, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देगा, क्लोरीन को डोनेट कर देगा, और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो लेने और देने से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। लेकिन हमारा कार्बन आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को देता है ना ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ये क्या करता है, जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये शेयर करता है। अब देखिए कैसे करता है ये शेयर, और कैसे कंपाउंड बनाता है ये, कोवलेंट कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स को हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसे कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले देखिए कार्बन के पास क्या है, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्टेबिलिटी कैसे की जाए, चाहे तो कार्बन क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर ले, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4 ऐड हो जाएंगे तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा 4 नेगेटिव। अगर कार्बन क्या करे, इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, 4 पॉजिटिव। तो कार्बन ना तो कभी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना कभी इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है। ऐसा क्यों, कार्बन क्यों नहीं करता ऐसा, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है कार्बन का। इसके पास जो अंदर है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। हमें पता आया था ना यहाँ पे कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है, स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, 6 प्रोटॉन है। तो जो इसके अंदर वाला शेल है, के शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया एटम का। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये लगा लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएंगे अगर ये लेता है तो। लेकिन ये लेता नहीं है, हम बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं लेता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं करता है। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन का। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और बाहर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए, 2 के शेल में, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे 8 बाहर वाले शेल में, एल शेल में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे यहाँ पे 10। तो देखिए प्रोटॉन तो 6 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। तो इन प्रोटॉन्स को, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना इन प्रोटॉन्स के लिए, न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। तो इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता है। क्या बताया हमने यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 नेगेटिव की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है ही और 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10। टोटल नेगेटिव 10 हो चुका है और टोटल पॉजिटिव कितना है, 6 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर कम है और इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, तो हमारा एलिमेंट जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये कभी भी कार्बन 4 नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं करता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये हमने हटा दिया क्योंकि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अगर लेता नहीं तो दे सकता है क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बाहर आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, क्या कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि छोटा सा एटम है हमारे कार्बन का, साइज काफी छोटा है इसका। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स दिए, अगर इसको डोनेट करने का, अगर इसको ऐसा लगा कि इसको डोनेट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस कार्बन एटम को, जो कि इसके पास पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन कर सकता है, क्योंकि सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन का फिर भी जो शेल है वो कितने होते हैं, सिलिकॉन के अंदर 3 शेल्स होते हैं। सिलिकॉन के अंदर कितने शेल्स हैं, 3 शेल, K, L, M। लेकिन कार्बन के अंदर तो कितने शेल हैं, 2 ही शेल है, K और L। तो साइज छोटा होने की वजह से ये कभी भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। तो आपको बस यहाँ से ये समझना है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, बस ये क्या करेगा, जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी वैलेंसी है, उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। शेयर का मतलब है कि दूसरों के साथ मिलके ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट कंपाउंड। कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब क्या है, कि कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड। अगर बॉन्ड सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल हैं, और बाकी अगर दूसरों के साथ ये जुड़ता है, जैसे कि कार्बन है, हमने यहाँ पे किसके साथ जोड़ के दिखा दिया इसको, हाइड्रोजन के साथ। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ है, कार्बन की हाइड्रोजन। अगर बात करें हम, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 है, तीसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 है, और 4th हाइड्रोजन के पास भी 1 है। तो कार्बन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और शेयर करने की वजह से यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना हमारे पास, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और जो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो कार्बन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना लिए यहाँ पे, 1 2 3 4। कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा का मतलब 4, ठीक है। कोवैलेंसी का मतलब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और किस तरह की कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की, जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी थी इसकी, जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, आपके सामने लिखी हुई है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन का खुद के एटम से जुड़ना। दोबारा सुनिए, कार्बन का कार्बन एटम से जुड़ना, और कार्बन एटम से जुड़ के एक लंबी चेन बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन अपने जैसे कार्बन के दूसरे एटम से बॉन्ड बना सकता है। और कैसा बॉन्ड, बॉन्ड कैसा, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में ही रीड कर लिया है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, शेयरिंग से ये कंपाउंड बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें कार्बन कार्बन के जैसे एटम से जुड़ता है, अपने सेम एटम से जुड़ता है, चेन बना देता है, उसको प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, सिलिकॉन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और कई सारे एलिमेंट हैं जो कार्बन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कैटिनेशन। तो जो कार्बन चेन बनाता है, वो चेन कितने तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है स्ट्रेट चेन, क्या बोला हमने यहाँ पे, स्ट्रेट चेन। और दूसरी हो सकती है ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन। और तीसरी चेन किस तरह की हो सकती है, क्लोज चेन। मैंने क्या बताया आपको, कैटिनेशन प्रॉपर्टी में कार्बन कार्बन के एटम से जुड़ेगा और क्या बना देगा, चेन बना देगा। चेन 3 तरह की हो सकती है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर क्या होगा, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया हुआ, कार्बन एक कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, इस तरह से जुड़ के एक स्ट्रेट चेन, एक सीधी चेन बना देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन में क्या होगा, कार्बन का जो दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग होगी वो कहीं पे ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो जाएगी, ब्रांच बन गई ना। यहाँ पे तो सभी क्या थे, स्ट्रेट थे, और यहाँ पे क्या बन चुकी है, ब्रांच बन चुकी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन।
उसके बाद है क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, सारे कार्बन आप चेक कीजिए एक रिंग के अंदर है। तो जब कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, क्लोज पैकिंग के अंदर होते हैं, तो उस चेन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, ये भी क्या है हमारा कार्बन क्लोज चेन, ये भी क्या है हमारे कार्बन की क्लोज चेन। तो सारे हमने यहाँ पे किसके एग्जाम्पल लिए हैं, कार्बन के क्लोज चेन के। तो सिंपल कैटेगराइजेशन क्या है, दोबारा से सुन लीजिए, कार्बन का अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम से जुड़ना और लंबी चेन बनाना। और चेन कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है, क्लोज चेन हो सकती है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। आ चुका होगा आपको समझ। इसके अलावा जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझेंगे इसको भी आप, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में देखिए इस प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, कार्बन, क्योंकि हम कार्बन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, हमारे पास मोनोमर्स होंगे। कौन होंगे, मोनोमर। और वो मोनोमर्स क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 मोनोमर ले लिए, ये दोनों मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। 2 नहीं, मतलब कितने भी मोनोमर्स हो सकते हैं, यहाँ पे वैसे समझाने के लिए मैंने आपको 2 लिए हैं। तो कितने भी मोनोमर्स जुड़ेंगे और वो जुड़ के क्या बना देंगे, पॉलीमर। क्या बनाएंगे, पॉलीमर। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, पॉलीमराइजेशन। जैसे देखिए हम मोनोमर्स में यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है किसका, मीथ ईथ, इथीन का एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, किसका एग्जांपल लिया है अभी यहाँ पे, इथीन। इथीन है ये मोनोमर, क्या नाम है इसका, इथीन। जब आपको नोमेनक्लेचर कराया जाएगा तब आपको सिखाया जाएगा कि हमने इसको इथीन क्यों बोला है। इसके बाद हमने क्या लिया, एक और इथीन मॉलिक्यूल ले लिया। इथीन मॉलिक्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दीजिए, क्या हुआ, ये है इथीन। जब ये आपस में क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या करेगा, कार्बन का जो ये कंपाउंड है, ये भी क्या है, इथीन है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, पॉलीइथीन। क्या बनाएंगे, पॉलीइथीन। पॉली का मीन्स होता है मैनी, इथीन का मतलब क्या है, इथीन मॉलिक्यूल जो हमने यूज किया है। तो ये क्या थे, दोनों मोनोमर्स थे। और जब मोनोमर्स जुड़ने से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो ये किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, पॉलीथीन, इथीन का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और इस प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, कार्बन शो करता है, जिसकी वजह से क्या बना पाएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर पाएगा। और इसीलिए कार्बन क्या है, यूनिक है, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो जो भी, जैसे कि आप पॉलीथीन क्या है यहाँ पे, ये वही प्लास्टिक है जिसको आप यूज करते हैं घर पे। क्या है, ये एक तरह से प्लास्टिक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर शो करें तो कुछ इस तरह से होगा। ये कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ेगा और इस तरह से। तो ये क्या हमारे पास, पॉलीथीन। किसका स्ट्रक्चर है, जो हमने ये शो किए, ये क्या हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। सीख जाएंगे आप धीरे धीरे इसको जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन में आपको क्या याद रखना है, जब 2 इससे ज्यादा मोनोमर्स, 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं मॉलिक्यूल से, और वो क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक लंबा मॉलिक्यूल चेन बना देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। और ये प्रॉपर्टी शो कौन करता है, कार्बन। तो क्या है ये, पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आइसोमराइजेशन। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइसोमराइजेशन। लास्ट प्रॉपर्टी है ये कार्बन की, जो इसको यूनिक बनाती है। तो देखिए क्या है प्रॉपर्टी आइसोमराइजेशन में, जैसे कि देख लीजिए मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिए हैं। कितने कार्बन कंपाउंड लिया है, 4 कार्बन कंपाउंड। इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, 3, क्योंकि कार्बन क्या कर सकता है, कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो मैक्सिमम 4। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मीथिप्रोब्यूट। इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। नोमेनक्लेचर में सीख जाएंगे आप, मैंने इसको ब्यूटेन क्यों लिखा है। अब क्या करेगा, इस एक तो मैंने ये कंपाउंड लिख दिया है, अगर मैं इससे यहाँ पे कार्बन काउंट करूँ तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 4 है। सॉरी कितने कार्बन है, 4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 10 है। अब मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, जिसके अंदर कितने कार्बन है, सेम कार्बन है, 4 ही कार्बन है। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4। इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए।
यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, हर एक कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। और आपको चेक करना है कि हर कार्बन के क्या 4 सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं क्या। चेक कीजिए कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है या नहीं है। इस कार्बन की चेक कीजिए, चारों कार्बन से सॉरी 3 कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन से है। सेम इस कार्बन का एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड है और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन से है। इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। तो हर कार्बन के जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट है। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखे तो ये भी क्या होगा, C4H10। आप काउंट कर सकते हैं, कार्बन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 और 3 9, तो ये हो गए और एक हाइड्रोजन। तो कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे पास टोटल यहाँ पे 10। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, आइसोब्यूटेन। ये अलग कंपाउंड है कार्बन का, ये अलग कंपाउंड है कार्बन का, लेकिन दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या है, सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोज कंपाउंड्स विच हैव, जिनके अंदर क्या है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग होंगे। ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं ये जो दो कंपाउंड है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये क्या है, आइसोमर्स है। ये क्या है, आइसोमर्स। किसके आइसोमर्स है, ब्यूटेन के आइसोमर। इसको हम एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर्स किसके, ब्यूटेन के, तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर क्या करने हैं, वहां पे आपको बना के दिखाने हैं। फॉर्मूला आपको लिखना है और लिखना है आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग रहेगा। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं दोनों अलग अलग कंपाउंड है लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो ये था आइसोमर, किसका आइसोमर, ब्यूटेन का। तो इसी तरह हम करेंगे अभी यहाँ पे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। किसके आइसोमर्स, पेंटेन के आइसोमर। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन है ये कि आइसोमर्स ऑफ पेंटेन को ड्रॉ कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पेंटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5। और पेंटेन के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, किसके, पेंटेन के। पेंटेन का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारा, और हर कार्बन की और जो कंपाउंड है उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, सिंगल होगी। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसे होगी, सिंगल होगी। तो हमने यहाँ पे 5 कार्बन लिख लिए हैं, एक यहाँ पे लिख लीजिए 3 4 5, हो गई हमारी 5 कार्बन कंप्लीट। एक इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5। इसके अलावा हम और कोई कंपाउंड जो आइसोमर हो पेंटेन का वो ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये भी आपका सेम यही हो जाएगा। सेकंड कार्बन के ऊपर क्या आ गया हमारा, कार्बन। अगर मैं यहाँ पे, अगर मान लिया मैं यहाँ पे अगर कार्बन लगाऊं, जैसे ये है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ से करूं तो ये बात यही हो गई हमारी, सेम 1 2 3 4 सेम यही हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाऊंगी, तो अगर आप किसी भी तरह से लगाएंगे लेकिन जो हमारे कार्बन का कंपाउंड नाम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो भी आपको बस 3 ही लिखने हैं, 3 बार लिख लेंगे आप ऐसे 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए इनके, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ। सेम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 2 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कंप्लीट कीजिए, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। लिख दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन्स। यहाँ पे भी लिखिए, काउंट कीजिए आप जब तक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कितने हाइड्रोजन है किस किस कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो कितने कार्बन है,
5, हाइड्रोजन कितने हैं 12, काउंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। सेम यहाँ पे कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे भी सेम कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 12। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेक कीजिए अलग स्ट्रक्चर है, इस कार्बन कंपाउंड का अलग स्ट्रक्चर है, इस कार्बन कंपाउंड का अलग स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों अलग कार्बन कंपाउंड है, लेकिन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, वही है सेम C5H12। इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन है ये, नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या है, जिसमें सेकंड कार्बन पे कार्बन लगा होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या नाम है इस कार्बन कंपाउंड का, आइसोपेंटेन। इसमें क्या है, जो सेकंड कार्बन है फर्स्ट सेकंड, यहां से काउंट करेंगे तो भी सेकंड है, यहां से काउंट करेंगे तो भी सेकंड है। सेकंड कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, नियोपेंटेन। तो ये सारे क्या है, आइसोमर्स हैं, किसके आइसोमर्स, पेंटेन के आइसोमर। और पेंटेन होता क्या है, जिसमें 5 कार्बन होंगे, कार्बन कंपाउंड है ये, 5 कार्बन होंगे, और वहां पे वो किससे जुड़े होंगे, एक दूसरे से भी बॉन्डिंग होगी, और कितने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग होगी उनकी, 12 हाइड्रोजन से। तो ये था हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।